बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज साल 2024 का आखिरी वीलॉग है और एक बड़ा ही भूचाल वाला अजीबोगरीब साल था जिसमें जुल्म की बर्बरियत की इंतहा की गई है। इस साल में कुछ चीज़ें अच्छी थीं तो कुछ चीज़ें बहुत बुरी थीं। मिसाल के तौर पे जाते जाते 26 नवंबर को जिस तरह का कत्लेआम पाकिस्तान के शहरियों का इस्लामाबाद में किया गया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी चीज़ों की मिसाल नहीं मिलती। और ये कोई पहाड़ों में दूर दराज इलाकों में नहीं किया गया, ये वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है, जहाँ पे इंसानों का ये कत्लेआम हुआ और इंसानों का खून बहाया गया। ये एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ इलेक्शन हुआ 8 फरवरी 2024 को और लोगों का मैंडेट छीन लिया गया। यानी लोगों ने वोट डाले, सारे के सारे पाकिस्तानियों ने इमरान खान के हक़ में, और बहुत थोड़े से वोट पड़े थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। जिस पार्टी को 17-18 सीटें मिली थी उनका वज़ीर आज़म बना दिया गया, और जिस पार्टी को पूरे पाकिस्तान ने 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा दिलवाई थी उस पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया गया और फॉर्म 47 जाली जारी करके हुकूमत छीन ली गई। बहुत सारी चीज़ें हुई, जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया। इस साल में एक मुतनाज़ आइनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी जैसी जमात ने जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ा दी। ब्रूट मेजॉरिटी का नाम लेकर और डंडे वाली जमहूरियत का नाम लेकर बेनज़ीर भुट्टो का बेटा आइन पर चढ़ दौड़ा और उसने आइन की, इंसानियत की, इंसानी हुकूक की उसने धज्जियाँ उड़ाई और एस्टेब्लिशमेंट के एक टाउट का किरदार अदा किया बेनज़ीर भुट्टो के बेटे ने। ये बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ थी मेरे लिए, लेकिन ये सदमा भी हमने बर्दाश्त किया इस साल में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हैं। यानी एक तो ख़वातीन को भी अगवा किया गया, बच्चों को भी अगवा किया गया, लेकिन अच्छी बातें ये हैं, वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम की आंखों का जो ऑपरेशन चल रहा था वो बड़ी कामयाबी से इस साल भी जारी रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने असल मुजरिम को पहचाना है। पाकिस्तान के लोगों ने पहचाना कि पाकिस्तान यहाँ तक 70 सालों में क्यों पहुँचा। पाकिस्तानियों को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि सियासतदान तो सिर्फ सामने दिखाई देते हैं, असल में तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के फैसले हैं जिनका खुमियाजा सारे के सारे पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। तो इस नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के लिए 2024 अच्छा साल था कि लोगों को हक़ाइक़ का पता चला। लेकिन अगर जुल्म, बर्बरियत और जबर के अतबार से आप देखें तो एक बदतरीन साल था। 2024 की कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन जाते जाते भी इस साल में एक और बुरी खबर यह है कि खालिद खुर्शीद जो साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उन्हें भी सज़ा सुना दी गई और उन्हें 34 साल की सज़ा सुनाई गई है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस शख्स के ऊपर निज़ाम को कितना गुस्सा होगा। वजह यह है कि खालिद खुर्शीद उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने निज़ाम के सामने सरेंडर करना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना भी बर्दाश्त नहीं किया। ये वो वाहिद आदमी है जो इस्लामाबाद आता था और एजेंसियां और इदारे मिलकर भी चाहते थे इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। इस शख्स ने डट कर इमरान खान साहब का साथ दिया, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ और सज़ा के तौर पे इसको नाअहल करवाया गया। फिर इसकी हुकूमत गिरा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा अपना वज़ीर आला मुंतखब करना चाहती थी तो वहाँ पर असम्बली बंद कर दी गई। उस वक्त इस शख्स ने जो तकरीर की उसके नतीजे में इसको आज 34 साल की सज़ा सुना दी गई है। और ये शख्स ये कहता है कि मैं दोबारा वही बात करूंगा। फिर वीडियो आई, वो वही बात कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये आदमी पहाड़ जैसा हौसला रखता है, बल्कि इमरान खान के साथ खड़े होने के लिए जितनी कुर्बानी इसने दी है और जिस बहादुरी के साथ ये खड़ा हुआ है, शायद सब लोग ऐसे खड़े नहीं हो सकते। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये फैसल चौधरी साहब के ज़रिए से बाहर आया। फैसल चौधरी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ISPR का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। TTP से मुज़ाकरात की हिकमत अमली जनरल बाजवा ने बनाई थी। इमरान खान साहब ने बहुत क्लियरली ये कह दिया। 6 वकील जाकर मिले इमरान खान साहब से जेल के अंदर, और इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात की जो सीरीज़ चल रही है वो सारी चीज़ें फिर वहाँ डिस्कस होती रहती हैं। और ज़्यादातर जो मुकदमात इमरान खान साहब के हैं या इमरान खान साहब के कारकुनों के हैं या बाकी लीडर्स के हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, कानूनी हकीकत नहीं है, सारे सियासी नौयत के मुकदमात हैं। 2024 में सियासी नौयत के मुकदमात बनाने की भी एक भरमार रही। मेरे लिए 2024 का 2 वाक़यात सबसे खौफनाक हैं ज़ाती तौर पे अगर मैं ये कहूँ तो। एक जिसकी मुझे हमेशा तकलीफ़ रहेगी कि मैं एहराम में जा रहा था हज करने के लिए, और उससे पहले इंटेलिजेंस के कुछ लोग मुझे मिले थे चंद दिन पहले, और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि आपको ये सिस्टम अब नहीं रोकेगा,
आप अदालत से अगर परमिशन ले लेते हैं तो इमरान साहब अब आपको कोई नहीं रोकेगा। जो विक्टिमाइज करने की हमारी पॉलिसी थी वो बदल चुकी थी। ये मुझे दावा किया ऑफिसर्स ने, एजेंसियों के अफसरान ने, और वो मुझे कहते जी हम अचानक यहाँ पे आ गए। मैंने कहा यार अचानक तो आप कहीं पे भी नहीं आते। बोले आपने कहना क्या है? तो उन्होंने कहा जी आप जो है वो बेफिक्र हो जाएं, अभी पॉलिसी बदल रही है। मैंने कहा जी जब बदलेगी तो देखेंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे ये कहा बातों बातों में कि आप हज पे जा रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने अदालत से रुजू किया हुआ है। तो जी हम आपको पेशगी मुबारकबाद देते हैं कि आप हज पे जा रहे हैं और आप ज़रूर हज पे जाएंगे। मैंने कहा जी हज पे तो मैं चाहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है वो इसके लिए राज़ी हैं या ज़हनी तौर पर आप तैयार हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी पॉलिसी बदल गई, आप बेफिक्र रहे हैं सर, आप ज़रूर हज पे जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पिछले साल भी नहीं जा सका। तो जिस तरह मेरे साथ वो सलूक किया गया, उसको 2024 के इस सलूक को मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी के साथ 70 साल में ये नहीं हुआ जो इन्होंने घटिया और गंदी और बेहुदा हरकत की है, बेशरम। मुझे यकीन करें, अगर मुझे गालियाँ देने वाला मैं इंसान होता तो मैं गंदी गालियाँ नंगी देता, और मुझे पता है ये किसके ऑर्डर के ऊपर हुआ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये लगता था कि चलो गिरफ्तार कर लेना, ये सारा कुछ कर लेना, इतना मार्जिन मैंने रखा हुआ था कि शायद रियासत एक लेवल से आगे नहीं लाएगी। लेकिन जब ये कत्लेआम हुआ नवंबर में, और जिस तरह के हालात मैंने सामना किया, यही वक्त आएगा मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह अपनी जान मेरी बची है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जान बचाने वाला है। मारने वाले से तो बहुत बड़ा है ना वो बचाने वाला। तो इस साल जिस तरह की सूरत हाल मैंने देखी कि कोई किसी की जान क्यों ले सकता है सिर्फ इसलिए कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इस लेवल तक नफरत ये भी मैंने इस साल देखा। तो ये दो चीज़ें तो मैं कभी भूल नहीं सकता। बहरहाल बाकी खबरों की तरफ आ जाए। इमरान खान साहब ने मजीद क्या कहा। इमरान खान ने मुज़ाकरात में साने 9 मई और 26 नवंबर एहतजाज पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोबारा दोहराया है। हमारे 21 कैदियों को जमानतें मिली हैं। फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि ISPR का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। तालिबान एस्टेब्लिशमेंट के मामले पर जनरल बाजवा ने हिकमत अमली दी थी। अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल होगा। बातचीत एक मौसर रास्ता है मामलात को हल करने के लिए, मगर यहाँ स्पेशल वफद काबुल भेजते हैं और दूसरी तरफ बमबारी कर देते हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि मिलिट्री अदालतों से सज़ाएँ मुतनाज़े हैं। इन ट्रायल में इंसाफ होता नज़र नहीं आता। इन ट्रायल में शफाफियत का अंसर गायब होता है। पाकिस्तान के आइन की हिफाजत की जाए और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए। हम मुज़ाकरात में रियायत नहीं मांगते, हम इंसाफ मांगते हैं। हमारे लीडर की सियासी टारगेटिंग हो रही है। हम हुकूमत की संजीदगी देखने के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रहे हैं। पूरा महीना पड़ा है, अभी तो आज आखिरी तारीख है दिसंबर की। कल से ये टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, 1 महीना और है, और 1 महीना बहुत होता है अगर नीयत हो मुज़ाकरात करने की। तो फिर इमरान खान साहब ने जो है वो पूरे अज़म के साथ इमरान खान साहब खड़े हैं, ये बताया उनके वकील ने। और ये साल एक मुश्किल तरीन साल था, लेकिन अगले साल के लिए इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगला साल कामयाबी का साल है और हकीकी आज़ादी का साल है और लोगों को उनके हकूक़ मिलेंगे। अलीमा खान साहबा ने भी इशारा दिया कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे और वो विक्ट्री का साइन बनाने की बजाय शायद मुक्का लहराएंगे। इमरान खान साहब को जब गोलियां लगी थी तब भी उन्होंने मुक्का लहराया था। और इमरान खान के साथ जो जुल्म और जबर हुआ इसके बावजूद वो झुके नहीं, ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब पूरा निज़ाम इमरान खान साहब की मिन्नतें कर रहा है क्योंकि उनको छोड़ना मजबूरी बन चुकी है। और कितने मुकदमे दर्ज कर सकते हैं बताएं ना। 250 से ज़्यादा मुकदमे इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। 95% से ज़्यादा मुकदमात में इमरान खान साहब अपने आप को निकाल चुके हैं। ये थोड़े से मुकदमात 2-4 रह गए हैं। इन मुकदमात में भी इमरान खान साहब ने आने वाले 1-2 महीनों में निकल जाना है, तो फिर और मुकदमात डाल दिए जाएंगे। कैसे डालेंगे और मुकदमात, उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? जो बाइडन के दौर में तो आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को। लेकिन अब जब वो सपोर्ट हट गई है तो नए मुकदमा डाले नहीं जा सकते, पुरानों में जेल में रखा नहीं जा सकता, तो अल्टीमेटली इमरान खान ने बाहर आना है। अब बाहर लाने से पहले पूरे निज़ाम को जल्दी पड़ी हुई है कि कुछ भी करके इमरान खान के साथ कोई डील बना ली जाए। लेकिन इमरान खान साहब को जल्दी कोई नहीं है, ना वो डील करना चाहते हैं। जमायमा खान ने एक इंटरव्यू दिया है बैनुल-अक़वामी मीडिया को, और उस इंटरव्यू में जमायमा खान ने कहा कि इमरान खान साहब के बच्चे परेशान हैं। देखें, वो उनके बच्चों की माँ तो है ना। अब इमरान खान साहब के साथ उनकी तलाक हो गई है, लेकिन इस खातून ने बार बार साबित किया कि वो वफादारी के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। जब भी कोई प्रॉब्लम या मुश्किल आई और वो मदद कर सकी तो उन्होंने बताया जी ठीक है, ये चीज़ मेरे पास है, मैं इसमें मदद कर सकती हूँ, क्योंकि वो इमरान खान के बेटे उनके पास हैं और वो उनके बच्चों की माँ है। तो वो ये बता रही है कि उनके बेटे परेशान हैं और इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हो रही हैं, इस हवाले से हमें तशवीश और परेशानी है।
अब आ जाइए 2024 के अंदर पाकिस्तान में मरकज़ निगाह कौन रहा, ये है जी सबसे बड़ा सवाल। तो तमाम निगाहों का मरकज़ 2024 में इमरान खान साहब रहे। कोई और इतना मकबूल पाकिस्तान में नहीं हो सका जितने मकबूल इमरान खान साहब हुए 2024 में। 2025 में शायद ये मकबूलियत इससे भी ऊपर जाएगी, लेकिन जिनकी हुकूमत बनाई गई उनकी हालत ये है। और क्या है ज़रा ये देख लें आप, ये मैं आपको सिर्फ सोशल मीडिया का एनालिसिस दे रहा हूँ। अशर बाजवा साहब ने ये किया है, बड़ा कमाल काम करते हैं। उन्होंने तमाम चैनल्स की व्यूअरशिप इकट्ठी की, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके भी सारे व्यूज इकट्ठे किए, और वो सबको लगाने के बाद यानी 8,26,000 से जायद वीडियोस अपलोड की गई हैं। 8,26,000 से जायद। इतने ज़्यादा डाटा का एनालिसिस करना और इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, वो इसके सॉफ्टवेयर्स को जानते हैं, तो उन्होंने ये सारा डाटा इकट्ठा किया और उस डाटा की बुनियाद के ऊपर एक एनालिसिस हमारे सामने रख दिया है जो फैक्ट बेस है, जो फैक्चुअल है, और इसका ये पूरा एक चार्ट भी मौजूद है। उन्होंने बताया पॉलिटिकल फिगर्स की अगर आप बात करें ना, तो पॉलिटिकल लीडर्स के दरमियान जितने भी व्यूज थे उनका 63% अकेले इमरान खान साहब ने लिया। जितने भी व्यूज थे, अकेला इमरान खान जेल में बैठा, एक लफ्ज नहीं बोला, एक तस्वीर बाहर नहीं आई, फिर भी 63% आप अंदाजा करें। ओ खुदा की पनाह, जो बंदा बाहर हो, बात कर रहा हो, लोग उसको सुन रहे हो, वो दिखाई दे रहा हो, तब तो मानते हैं जी इसके व्यूज आ रहे हैं। एक बंदा मौजूद ही नहीं है, आपने उसकी कोई वीडियो नहीं देखी, आपने कोई उसकी ऑडियो नहीं सुनी, उसकी पुरानी वीडियो, पुरानी ऑडियो और पुरानी तस्वीरों के ऊपर जो व्यूज मिले हैं वो 63% हैं पाकिस्तान के टोटल व्यूज के। यानी ये लगभग 8.25 लाख वीडियोज हैं और उनमें 63% व्यूज उस बंदे को मिल रहे हैं जो पूरा साल दिखाई नहीं दिया, नजर ही नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। 63% से ज्यादा व्यूज, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के सबके मिलाकर 37% हैं। नवाज शरीफ 13, 3 दफा का वज़ीर आज़म, मरीम नवाज 11, जबरदस्ती की वज़ीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ 5, बिलावल और मौलाना फजल रहमान 3-3 और जरदारी 2%। ये औकात है बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की इमरान खान के सामने। अब आ जाए जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइटल वाली वीडियोस के व्यूज और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वीडियोस की व्यूज। अब इसमें भी एक चार्ट मौजूद है हमारे पास सामने। 78% ऑडियंस, 78% ऑडियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके व्यूज के साथ है, उन्हें देख रही है। जबकि बाकी जो ऑडियंस है उसमें ये डाटा मेरे सामने है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। नून लीग को जी 13% व्यूज मिले हैं टोटल मिलाकर, पीपल्स पार्टी को मिले हैं जी 5%, MQM को मिले हैं जी 2%, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब को मिले हैं जी 1%, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मिले हैं जी 1%, और IPP को मिले हैं जी 0%। जमात इस्लामी जो जेल में बैठे हुए आदमी से उनके अमीर कह रहे हैं कि तुम गारंटी दो कि इसराइल को नहीं मानते, और जो हुक्मरान में बैठे हुए, हुकूमत में बैठे हुए, उनसे वो गारंटी नहीं मांग रहे, उनसे बात नहीं कर रहे, और जेल में बैठे हुए आदमी को टारगेट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। आप अंदाजा कीजिए, बड़ी अफसोसनाक बात है। तो जमात इस्लामी के भी 0%। जब इस तरह के काम करेंगे तो यही होगा, यानी जो टोटल व्यूज हैं उनका 0% तकरीबन बनता है, 1% से भी बहुत कम। ये जनाब जमात इस्लामी को मिला है। ये है जी इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत जब 2024 का आखिरी सूरज गरूब हुआ। एक और जनाब 2024 का कारनामा पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों की जानिब से, और वो कारनामा है इंटरनेट की बंदिश। और इसके ऊपर भी एक डाटा है, ये डाटा भी अब सर्कुलेट कर रहा है और ये फैक्चुअल बेस्ड है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट किस मुल्क ने बंद किया। तो जनाब पाकिस्तान इस रेस में दूसरे नंबर पे आया। थोड़ी सी और मेहनत करते ना, चंद घंटों के फर्क से पाकिस्तान पहले नंबर पे आ जाता। थोड़ी सी और कोशिश करते और इंटरनेट को मजीद बंद करते तो पाकिस्तान पहले नंबर पे आ सकता था, क्योंकि थोड़े से फर्क के साथ म्यांमार एक मुल्क है जिसको आप बर्मा के नाम से जानते हैं, पुराना नाम बर्मा है, नया नाम म्यांमार है। यहाँ पे इस वक्त फौजी हुकूमत है, डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे जो इंटरनेट की बंदिश है वो पाकिस्तान से थोड़े से नंबरों से जीत गए हैं। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आ गया है पूरी दुनिया में। ये कारनामा भी पाकिस्तान की इस हुकूमत ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा रजीम ने किया है। इंटरनेट शटडाउन के दौरानिए के लिहाज से दुनिया भर में दूसरे नंबर पे 2024 में पाकिस्तान, और बर्मा या म्यांमार जो है वो पहले नंबर पे है। वहाँ के सियासी रहनुमाओं और मीडिया पर सख्त पाबंदियाँ हैं, लोगों को जेलों में डाला गया है वहाँ पे, तो वो हमसे आगे जा रहा है, दुनिया में दूसरे नंबर पे हम हैं।
इंटरनेट शटडाउन में पाकिस्तान ने 1861 घंटे तक इंटरनेट को बंद रखा है पाकिस्तान में। और म्यांमार से बहुत थोड़ा सा फर्क है कि हम उससे बहुत थोड़ा सा पीछे हैं। डिजिटल मईशत को और अवामी राब्तों को बुरी तरह तबाह किया इस बंदिश ने। इसका जो बिजनेस और फ्रीलांसर्स को नुकसान हुआ है वो $351 मिलियन का नुकसान हुआ है। सऊदी अरब को हमने जो अभी बेचा ना रेकोडेक का 15%, वो हमने लगभग 500 कुछ मिलियन का बेचा है। तो 351 मिलियन का नुकसान हमने यहाँ पे अपना मुंह काला किया इंटरनेट बंद कर करके। सारी दुनिया में अलग बदनामी हमारी हुई है। और ये जो सऊदी अरब को हमने बेचा है ना रेकोडेक, इसकी कहानी मैं आपको पूरी बताता हूँ कि ये एक्चुअली है कितने का, हमने बेच कितने का दिया और ये हुक्मरान कर क्यों रहे हैं और ये क्यों सऊदी अरब को राजी करना चाहते हैं, किस मकसद के लिए करना चाहते हैं। और ये कितने का सोना था जो हमने कितने में दे दिया। और इसके अंदर खाली सोना नहीं है, इसमें कॉपर भी है। इस माइन की मालियत कितनी है आप गूगल करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कौमें फरोख्तंद बचे अर्जा फरोख्तंद, कि कौम बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी। ये फारसी का एक शेर है, मुझे याद था, मैंने आपको सुना दिया साथ ही। बहरहाल जनाब, सबसे बड़ा नुकसान है जो एशिया के ममालिक को हुआ, उनमें सबसे बड़े नुकसानात में से एक नुकसान ये है कि तकरीबन 83 मिलियन इंटरनेट सारिफीन जो हैं इन बंदिशों से मुतासिर हुए। इससे कारोबार मुतासिर हुआ, तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हुई, ऑनलाइन सरगर्मियाँ जितनी भी हैं वो मुतासिर हुई, लोगों के राब्ते मुनक़ता हो गए। जो डिजिटल मईशत है वो डिजिटल दहशतगर्दी के नाम के ऊपर तबाह कर दी गई। यानी डिजिटल टेररिज्म की एक टर्मिनोलॉजी हमने सुनी ना, फिर मैंने देखा पाकिस्तान में जैसे इंटरनेट को बंद किया गया तो उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की जो डिजिटल मईशत है या डिजिटल इकॉनमी है उसको बुरी तरह तबाह किया गया है। और इसके बाद जो पाकिस्तान के टैलेंट के साथ हुआ, जो पाकिस्तान से लोग पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर भागे, ये रीजंस होते हैं ना। आप लोगों को माहौल देते हैं तो लोग यहाँ पे रहकर काम करते हैं। एक और जो जाते जाते भंड किया, जो जाते जाते बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की मईशत का, जिसका खुमियाजा हम अगले साल भुगतेंगे। और मैं आज आपको वार्न कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि गंदम के हवाले से एक बड़ा बहरान हमारे सर पे खड़ा है और इसकी निशानदेही जो है मुजम्मिल असलम साहब ने की है। और ये डाटा अवेलेबल है, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। और इस पे जनाब जंग ग्रुप, जो बहुत फेवरेट ग्रुप है हुकूमत का, उसने भी इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर दी है। पाकिस्तान में जो हमें गंदम चाहिए थी, पंजाब में उसका हदफ रखा गया था कि कम से कम 16.5 मिलियन एकड़ के ऊपर गंदम लगे तो हमारी ज़रूरियात पूरी होती हैं। 16.5 मिलियन एकड़, यानी कम से कम जो है वो 16.5 मिलियन एकड़ के ऊपर गंदम लगनी चाहिए। लेकिन जो अभी डाटा आया और जो चेक हुआ वो ये कह रहा है कि सिर्फ 12 मिलियन एकड़ पर ही गंदम काश्त की जा सकी है, यानी 25% गंदम कम काश्त हुई है टारगेट से। इसकी वजह क्या है? मरियम नवाज ने किसानों को रोल के रख दिया। पहले उनको कहा गंदम इस कीमत पे खरीदेंगे, वो कीमत इंतहाई कम रखी, किसान खसारे में जा रहा था। फिर उस कम कीमत के ऊपर भी गंदम खरीदने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से किसान की कमर टूट गई। वो अपनी गंदम बेचने के लिए बेचारा मजबूर हो गया। आड़तियों ने ओने पोने उससे गंदम खरीदी, मिडल मैन ने बेशुमार पैसा बनाया और किसान कंगला हो गया। अब किसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम लगा नहीं रहा। जब वो ज़्यादा गंदम नहीं लगा रहा, क्योंकि उसके ऊपर अखराजात करेगा, बाद में ये खरीदेंगे नहीं, तो वो पहले ही नुकसान उठाकर बैठा हुआ है। तो इस वजह से हमारी जो काश्त है वो कम हो गई है। अब जब काश्त कम हो गई है तो इससे मिलती जुलती सूरत जो है वो सिंध से भी रिपोर्ट हो रही है कि वहाँ पे भी सूरत हाल कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। गंदम की जो काश्त का टारगेट था वो वहाँ पे भी शायद पूरा नहीं हुआ। अब गंदम अगर कम होगी तो आप करेंगे क्या? यूक्रेन और रूस में तो पहले जंग लगी हुई है, जहाँ से आप पहले गंदम ले लेते हैं, तो सिचुएशन उतनी फेवरेबल तो है नहीं। अब मामला यह है कि पाकिस्तान के अंदर गंदम का बहरान पैदा होगा और उस बहरान के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदार शख्सियत है वो नवाज शरीफ की बेटी है, जिसने किसानों को धोखा दिया। पहले एक कीमत मुकर्रर की और फिर उस कीमत के ऊपर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन, एक नया मनसूबा लॉन्च किया गया है, एक नया लॉलीपॉप पाकिस्तानियों को देने की कोशिश की जा रही है कि जी उड़ान पाकिस्तान मनसूबा ला रहे हैं, ये जी बड़ा ज़रूरी है और इससे पाकिस्तान की उड़ान होगी और ऊपर जाएगा। कभी ये ले आते हैं SIFC, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी सबसे पहले पाकिस्तान का नारा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी वन विंडो ऑपरेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी मईशत का इनकलाब, बेशुमार प्रोजेक्ट हम हर साल सुनते हैं। हुकूमतें आती हैं, नए से नए प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, पाकिस्तान का फ़ायदा ही नहीं होता। एक दफ़ा पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें, पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसके अंदर जमहूरियत हो, कानून की हुक्मरानी हो, आज़ाद अदलिया हो, आज़ादी इज़हार राय हो, इंसानी हकूक़ का एहतराम हो। अवामी मैंडेट के मुताबिक चलकर देखें,
ये जो आप बार बार नए नए प्रोजेक्ट लेकर आते हैं नाम बदल बदल के, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा एतमाद से, मुल्क चलेगा रूल ऑफ लॉ से, मुल्क चलेगा आजाद अदलिया से, मुल्क चलेगा आजादी इज़हार राय से, मुल्क चलेगा सही जमहूरी उसूलों के साथ अवामी मैंडेट की तौहीन ना करके। एक दफा ये करके देख ले, मुल्क चल जाएगा। आपको कोई नाम नहीं रखना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर इन नामों के साथ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होते, कोई ऐसे नहीं करता। उन्हें पता है जी सीधा सीधा चलो मुल्क चल जाता है। ये यहां पे रोजाना एक नया चूरन लेकर आते हैं, अवाम को चटाते हैं, थोड़े अरसे के बाद पता चलता है कि हमें फिर हमारी जेब दोबारा कट गई है। ये इसी तरह करते हैं, तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल ये जरूर होगा कि पाकिस्तान के मीडिया को इश्तिहारात मिलेंगे, आधे आधे सफ़े का इश्तिहार छपेगा, टीवी के ऊपर जो है वो कवरेजेस होंगी, मीडिया का पेट भरेगा, मीडिया के एंकर्स हम लोग बैठ के कहेंगे वाह जी वाह, कमाल कर दिया, कमाल का मंसूबा आ गया। एक राय बनाने की कोशिश करेंगे और अवाम के साथ अगली डकैती की तैयारी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।